नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है हिंदी के वितान भाग 2 में से डायरी के पन्ने, जिसकी पिछली वीडियो में हम इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी के पन्ने का भाग 2, जिसे लिखा है एन फ्रैंक ने। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं लेखिका परिचय। डायरी व लेख निबंध की प्रसिद्ध लेखिका एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इनकी लिखी डायरी मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई और उसके पश्चात 1952 ईस्वी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। यह डायरी संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि के कारण इस डायरी पर संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक प्रकार के संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस पर आधारित फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि भी बन चुके हैं। अतः यह डायरी अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण साहित्य व कला क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय रही है। एन की मृत्यु अत्यंत ही अल्प आयु में 15 वर्ष की में ही नाजियों के यातना गृह में 1945 में हुई थी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एन ने यह डायरी अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी थी। वह गुड़िया जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर के उपहार में मिली थी। डच लोगों के द्वारा, नाजियों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार किए तो एन व दंपति और वान दंपति को अज्ञातवास में 2 साल का समय रहना पड़ा था। इस दौरान एन ने यह डायरी लिखी। तो यह डायरी 8 जुलाई 1942 से लेकर 4 अगस्त 1944 के बीच में 2 साल में पूरी की गई। तो 8 जुलाई से लेकर हम पढ़ चुके हैं 23 जनवरी तक 1944 तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका अगला पत्र 28 जनवरी 1944 दिन बुधवार का। एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। आपको पहले ही पता है कि एन हमेशा अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए हर बात कहती थी। तो एन अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, किंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। किसकी? यानी कि एन की। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वान दान बचपन की कहानियां सुनाती हैं और जिससे वो बोर हो जाती है। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइनें पता ही होती हैं। सो बोरिंग। अनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अनेक्सी अज्ञातवास में रहते हैं। उस अनेक्सी में बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। जॉन और मिस्टर कलीमेन को अज्ञातवास में छुपे हुए या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है, वो कहते हैं, जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं और युवकों के लिए काम खोजते हैं। यह लोग जान पर खेल कर दूसरों की मदद करते हैं। इसके पश्चात अगली घटना घटी 19 मार्च 1944 दिन बुधवार। एक कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोत्के के भाषण के बारे में एन लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए युद्ध के बाद उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं, ये बात पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने जब 505 टन का गोला बारूद फेंका और उनका घर घास की पत्तियों की तरह हिलने लगा,
तब उसे पता चली। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, वो कह रही है किट्टी को। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई थी। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ पाते थे। ये सारी बातें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो घटी और जितनी एन को पता चली, उसने उसका वर्णन किया। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। इस हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता, क्योंकि उन्हें राशन सीमित मिलता था। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों और जूतों से ही काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। 11 अप्रैल 1944 दिन मंगलवार। एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हो गई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया और उसके साथ वो बातें करने लगी। दोपहर को दोनों ने मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाई, लेकिन वो उसे परेशान नहीं कर पाए। 13 जून 1944 दिन मंगलवार। एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे उसके जन्मदिन के उपहार में पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई इत्यादि और कॉपियाँ भी लिखने के लिए उपहार में मिली हैं। आज मौसम बहुत खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है कि चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उसे जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए हैं। हॉलैंड वासी अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, लेकिन कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी ही बन जाता। जर्मनी व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता, यानी कि आक्रमण करने वाला। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। क्योंकि सभी लोग उसे अक्खड़ समझते हैं, वह सबके सामने जवाब दे देती है। लेखिका आगे बताती है कि अपने दोस्त पीटर के बारे में। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता था। एन भी उसकी दीवानी थी। पीटर अच्छा और भला लड़का है, किंतु उसकी धार्मिक और खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वादा किया। वह शांति प्रिय, सहनशील, बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। पीटर कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से बाहर एन नहीं निकली थी। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है, क्योंकि पकड़े जाने के डर से वे लोग पर्दे तक नहीं खोलते थे और अंधेरे कमरे में ही उन्हें रहना पड़ता था। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा हुई, किंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय जब बरसात हुई तो उसने खिड़की खोलकर तेज हवाओं का आनंद लिया और बादलों की लुका छुपी को देखा। यह अवसर उसे 1.5 साल के बाद मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल और जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, उसने अपनी तुलना किसके साथ की है? अस्पताल और जेलों में बंद लोगों के साथ। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति और आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने का रामबाण दुआ है और उसे विनम्रता प्रदान करती है। ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, ये एन के दिमाग में उसकी सकारात्मकता है। पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में एन बताती है कि उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक भी दे दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहन करती है।
इसका मतलब यह नहीं कि औरतें ये ना करें, बल्कि प्रकृति यह चाहती है कि समाज में औरतों के योगदान को महत्वता दी जाए। पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार में औरतों को तकलीफ न दे। लेखिका का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम नहीं है। औरतें सदा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो इस तरह से एन ने अपनी छोटी उम्र में ही औरतों के प्रति इस तरह से सकारात्मकता का रवैया अपनाया। अब डायरी के पन्ने पाठ से कुछ संबंध विशेष बातें। 60 लाख यहूदियों की ओर से बोलने वाली केवल एक आवाज़, और किसकी आवाज़ थी? एन फ्रैंक। नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों को खुला दस्तावेज, जिसे किसे कहा गया? डायरी के पन्ने। किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और अकेलेपन की पीड़ा का वर्णन किया गया है इस डायरी के पन्ने में। तो बच्चों, इसके पश्चात यहीं पर ये डायरी के पन्ने खत्म होता है और आप इस पूरे पाठ को पढ़कर दोबारा से पूरे पाठ को पढ़कर और इसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।